साथियों, मैं मनोज कुमार श्रीवास्तव, गांधी के लोग से। आज 27 मई को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के निर्माता, शिल्पकार स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि है। आज उन्हें हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सादर नमन करते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और नेहरू जी को अव्यक्त की आज़ादी के प्रबल पैरोकार के रूप में याद करते हैं, जो कि आज के वर्तमान समय परिस्थितियों में बहुत ही प्रासंगिक हो गया है। इसकी चर्चा हम उस घटना से शुरू करते हैं साथियों, जब संसद के बाहर एक बुजुर्ग महिला ने जवाहरलाल नेहरू का कॉलर पकड़ ली थी। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद में जाने के लिए गाड़ी से उतरते हैं, तभी एक बुजुर्ग महिला उनके पास आती है और गुस्से में उनकी कॉलर पकड़ते हुए बोलती है कि तुम प्रधानमंत्री बन गए, मुझे क्या मिला। नेहरू जी मुस्कुराते हैं और बोले, आपको ये मिला है कि अब आप देश के प्रधानमंत्री का गिरवान पकड़कर सवाल पूछ सकती हैं। यह थी उस समय की अभिव्यक्ति की आज़ादी। क्या आज के समय में आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि अपने प्रधानमंत्री से आपको सवाल पूछ सके? कतई नहीं। इसी प्रकार एक दफ़ा प्रधानमंत्री नेहरू को कार्टूनिस्ट शंकर ने एक बार गधे के रूप में चित्रित किया था। हाँ, तभी जब वो प्रधानमंत्री के पद पर थे। कार्टून देखकर नेहरू शंकर को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि क्या आज शाम आप एक गधे के साथ चाय पीना पसंद करेंगे। शंकर ने अपनी पत्रिका जो थी शंकर वीकली का उद्घाटन करने के लिए नेहरू जी को आमंत्रित किया था। नेहरू जी उद्घाटन को इसी शर्त के साथ तैयार होते हैं कि आप अपने कार्टून में मेरे साथ कोई रियायत नहीं करेंगे। बाद में शंकर के कार्टून डोंट स्पेयर मी शंकर के नाम से ही प्रकाशित हुए थे। इसी तरह एक प्रख्यात कार्टूनिस्ट लक्ष्मण जी थे। लक्ष्मण जी खुद ही बताते हैं कि वे एक सुबह चौंक गए कि जब उनके पास नेहरू जी का फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा कि आज मैंने अखबार में अपना बढ़िया कार्टून देखा है, क्या मुझे फ्रेम करवाने के लिए इसकी बड़ी कापी आपके हस्ताक्षर वाली मिल सकती है। ये थे नेहरू जी। इसी तरह एक मौके पर नेहरू ने कार्टूनिस्ट लक्ष्मण को फ़ोन कर कहा कि मुझे लगता है कि पिछले 2 महीनों में मैंने कोई काम नहीं किया है, क्योंकि मुझ पर आपका बनाया एक भी कार्टून इन दिनों नहीं दिखाई पड़ा है। ये बड़े लोग थे, अब तो नोटिस पकड़ाने का रिवाज हो गया है। तब प्रधानमंत्री की आलोचना करने पर देशद्रोही होने का सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। उल्टे नेहरू आलोचना पसंद व्यक्ति थे। नेहरू जी ने यूं ही अपने को प्रथम सेवक नहीं कहा था। उनका मानना था कि आलोचना तो सेवक की ही हो सकती है, स्वामी की नहीं हो सकती। नेहरू अभिव्यक्ति की आज़ादी के प्रबल पैरोकार थे। वे विपक्ष की अहमियत को जानते थे, इसलिए उन्हें जमानत पर तक जब्त करा चुके कई बड़े विपक्षी नेताओं को राज्यसभा के जरिए देश की सबसे बड़ी पंचायत को विपक्ष की आवाज़ से समृद्ध करवाया था। उन्होंने कभी विपक्ष मुक्त भारत का आह्वान नहीं किया था साथियों। उन्होंने कहा था, मैं नहीं चाहता कि भारत ऐसा देश बने जहां लाखों लोग एक व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाएं। मैं एक मजबूत विपक्ष चाहता हूं। आज क्या स्थिति है आप जान रहे हैं। वे लोकतांत्रिक चेतना से संपन्न थे, इसलिए खुद ही छद्म नाम से अपनी आलोचना लिखते थे ताकि लोगों की प्रतिक्रिया प्राप्त हो सके। जी हाँ, तारीफ नहीं, आलोचना नहीं लिखी थी उन्होंने अपनी। नेहरू जी ने कलकत्ता की पत्रिका मॉडर्न रिव्यू में चाणक्य के नाम से अपनी आलोचना लिखी थी। उन्होंने खुद अपने बारे में लिखा। क्या लिखा है सुनिए। नेहरू को जिस तरह से लोग हाथों हाथ ले रहे हैं और उनके पीछे दीवाने हैं, कहीं एक दिन नेहरू तानाशाह न हो जाए। नेहरू तानाशाह हो सकते हैं, इसलिए उन्हें रोकने की ज़रूरत है। उनकी हर बात पर यकीन करना ठीक नहीं है। लेख के अंत में चाणक्य ने लिखा था, वी वांट नो सीजर्स। बाद में खुला कि यह चाणक्य तो और कोई नहीं, स्वयं नेहरू ही थे। उनकी कई बात आज सत्य होती प्रतीत हो रही है। उनकी जो शंका थी वह बलबली हो रही है। नेहरू की आलोचना
उनके ही दल के लोग कर सकते थे और करते थे, जो कि आज संभव नहीं है। यह नेहरू ही थे कि उनके सामने उनके ही मंत्री महावीर त्यागी उनके चीन के बयान पर उनकी तीखी भर्त्सना करते हैं। क्या संभव है ये सब? क्या नेहरू ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया? नहीं। नेहरू ने नागार्जुन की प्रखर आलोचना को सुन आज के नेताओं की तरह कोई नोटिस या एफआईआर नहीं दर्ज कराई थी। ये नेहरू ही थे जो निराला को, जो कहते थे अबे सुन बे गुलाब, लिखने वाले निराला के आर्थिक हालत और दैनिक खर्चों की चिंता कर उनके लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने को कहा था। धनराशि जो थी जिलाधिकारी के मार्फत जानी थी, और सुना तो यह भी जाता है कि उन्होंने ताकीद की थी कि ये रुपया महादेवी वर्मा के देख रेख में खर्च हो। वे निराला के निरालेपन से वाकिफ़ थे। उन्हें मालूम था कि एक बार जाड़े में ठिठुरते हुए निराला जी के लिए रजाई की व्यवस्था महादेवी ने कराई थी, जिसे निराला जी ने किसी और को जरूरतमंद को दे दी थी। नेहरू अपने धुर विरोधी आलोचक लोहिया और जयप्रकाश से भी सामूहिक मुद्दों पर पत्राचार करते रहते थे। नेहरू लोहिया को एक पत्र के जवाब में लिखते हैं कि प्रिय राम मनोहर, तारीख और पते के बिना तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ है। उत्तर सोशलिस्ट पार्टी इलाहाबाद के पते पर भेज रहा हूँ। मुझे खुशी है कि आप जैसा गंभीर व्यक्ति चुनाव में मेरा विरोध कर रहा है। मुझे लगता है कि उस चुनाव में चर्चा राजनीतिक कार्यक्रमों पर केंद्रित होगी। सतर्क रहें और सुनिश्चित करें कि व्यक्तिगत चर्चा पर अंकुश लगाया जाएगा। मैं अपनी ओर से वादा करता हूं कि मैं एक दिन के लिए भी अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा नहीं करूंगा। ऐसे थे नेहरू। समाजवादी पुरोधा अपने सारे राजनीतिक विरोध के बावजूद नेहरू के प्रति आश्वस्त रहते थे कि संकट के समय चाहे कोई न ख्याल करे, लेकिन जब तक नेहरू हैं तब तक चिंता की कोई बात नहीं है। इसी तरह एक बार संपूर्णानंद जी का आचार्य नरेंद्र देव के आग्रह पर समाजवादी घोषणा पत्र को अंतिम रूप देते हैं। उनके इस व्यवहार की सूचना पार्टी को होती है, किसी ने नेहरू को दे दी और इसके लिए संपूर्णानंद के खिलाफ पार्टी विरुद्धकृत के लिए कार्रवाई की मांग होने लगी, पर नेहरू ने साफ मना कर दिया। यह व्यवहार आज लोगों को आश्चर्यचकित कर सकती है। आज जब पार्टी और नेता देश हो गए हों, पार्टी और नेता की आलोचना देश की आलोचना हो गई हो, और आलोचना करने पर आईटी सेल द्वारा नक्सली, टुकड़े टुकड़े गैंग, आतंकी, पाकिस्तानी आदि का कर प्रहार किए जा रहे हों, एफआईआर हो रही हो, जेल भेजा जा रहा हो, तब नेहरू अभिव्यक्त की आज़ादी के प्रबल पैरोकार के रूप में बहुत याद आते हैं साथियों। और पुराने गाना की ये लाइन भी बहुत याद आती है कि ये कहाँ आ गए हम। दोस्तों, क्या देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने ऐसी ही अभिव्यक्ति की आज़ादी की कल्पना की थी? सोचिएगा ज़रूर। जय हिंद।